जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती जो टायर 2 का एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाला है, उसी से रिलेटेड डेली हम लोग इस चैनल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज की देखेंगे मॉडल पेपर जो होगा 8 नंबर होगा। तो साथियों दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे जो क्लासें होगी वहाँ पे उस क्लास की पीडीएफ जो है वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। और प्रिय दोस्तों, आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग जो है इस चैनल को सहयोग कीजिए और इस चैनल को बढ़ाने में जरूर मदद कीजिए और इस चैनल से जुड़िए एक परिवार समझकर। तो आइए हम लोग आते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। बहुत अच्छा सा प्रश्न लाते हैं आपके लिए। ये जो प्रश्न होंगे जो बिहार शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत लाभदायक होंगे। तो जितना हो सके दोस्तों, आप लोग के पास जो भी एप्लीकेशन होंगे उस पे जरूर इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, डेली शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न करे कि भारत में कुल्लू घाटी, भारत में एक घाटी है कुल्लू घाटी जो है ये किस खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो कुल्लू घाटी जो है सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में कुल्लू घाटी जो है किस खेती के लिए प्रसिद्ध मानी जाता है, तो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ओके, आगे प्रश्न देखिए दूसरा। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हो जाएगा NH कितना होगा, 14 हो जाएगा। NH 14 मतलब NH 14 जो है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ता है। ओके, आगे प्रश्न पे आते हैं तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि भारत का मुख्य भूमि जिसको हम सुदूर पश्चिमी बिंदु के नाम से जानते हैं, तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है कहाँ से कहाँ तक है, किस स्थान पे है। तो यहाँ पे देखिए तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में। ओके, और कहाँ से हो जाएगा, तो गुजरात में हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे प्रश्न आते हैं चौथा। दोस्तों, अगर आप लोग सुबह के लेक्चर को नहीं देख पाए तो जरूर उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा जो प्रश्न है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष था। तो देखें तो यहाँ पे जो सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, काका कालेलकर को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था, तो काका कालेलकर को नियुक्त किया गया था। क्लियर। आगे प्रश्न आते हैं 5। यहाँ पे जो दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी, उस महिला का क्या नाम था, तो उस महिला का नाम जो हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न आते हैं 6 नंबर पे। यहाँ पे जो 6 प्रश्न कर है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती इनमें से नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से पूछा गया है कि लोकतंत्र को सशक्त मतलब सुदृढ़ बनाने की जो चुनौती है इसमें से कौन नहीं हो सकता है। तो देखें तो यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे करें कि सत्ता पर धनी एवं प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के प्रभाव को कम करना, ये भी सही है। लोकतंत्रात्मक शासन की संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार, ये भी सही हो रहा है। लेकिन जाति प्रथा का उन्मूलन जो है दोस्तों ये गलत हो रहा है। तो राइट आंसर जो होगा डी, यहाँ पे ये सही होगा। ओके, प्रश्न देखिए 7 नंबर। यहाँ पे जो 7 प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी मद्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। कौन सी मद्य है, माफ कीजिएगा, मद्य जो है कौन सी मद्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, तो वह है मजदूर संघ। यहाँ पे जो मद्य है ये मजदूर संघ जो है ये समवर्ती सूची का एक हिस्सा है, उसी के अंतर्गत जो मजदूर संघ है ये आता है। क्लियर हो गया।
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम ये बात करें प्रश्न को, तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है बिहार शिक्षक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा। प्रश्न आते हैं 8 नंबर। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न करे कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ओके, प्रश्न देखिए 9। यहाँ पे जो 9 प्रश्न करे कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया है, उस संविधान संशोधन का क्या नाम है? तो उस संविधान संशोधन का जो नाम हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन जो है, जिसमें से वहाँ पे जो है आयु जो है, उम्र है, उसको कम करके 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष कर दिया गया है। प्रश्न आते हैं 10 नंबर। यहाँ पे जो दोस्तों 10 प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं। प्राक्कलन समिति में किसको शामिल किया जाता है? तो लोकसभा में जो 30 सदस्य होते हैं वह प्राक्कलन समिति के सदस्य कहलाते हैं। लोकसभा में जो 30 सदस्य होते हैं वह प्राक्कलन समिति के सदस्य कहलाते हैं। प्रश्न आते हैं 11 प्रश्न का है कि किसने लिखा है कि गुण खून में होता है लेकिन शांति में नहीं होता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। इस कथन को जरूर आप लोग याद कीजिएगा कि गुण खून में होता है लेकिन शांति में नहीं होता है। ये जो है हिटलर के द्वारा कथन को स्पष्ट किया गया है, लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिटलर के द्वारा लिखा गया है। क्लियर। प्रश्न आते हैं 12 प्रश्न है कि आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक जो हैं इनमें से कौन से हैं। तो आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक जो हो जाएंगे स्थिरीकरण कार्यक्रम, संरचनात्मक समायोजन। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे दोस्तों सही होगा। ए और बी विकल्प जो है दोनों सही हो रहे हैं। आर्थिक सुधार में स्थिरीकरण कार्यक्रम बिल्कुल आवश्यक होता है और जो उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक जो समायोजन होता है ये भी जो है इसमें के अंतर्गत आता है, शामिल किया गया है इसको। 13 प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में देखें तो सम्मिलित जो है यह सम्मिलित हो जाएगा। जीवन स्तर बिल्कुल सम्मिलित है, इसको शामिल किया गया है। जीवन प्रत्याशा इसको भी शामिल किया गया है क्योंकि जन्म के समय है। ज्ञान ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों न्यूनतम जो मृत्यु दर है इसको जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे जो राइट होगा ये बिल्कुल सही होगा। प्रश्न आते हैं 14 जो प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है। तो अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य जो हो जाएगा जंगल से हो जाएगा। भूमि तो जो अर्थशास्त्र की बात किया है जंगल भी हो जाएगा, नदियाँ, कृषि भूमि। और यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन सही हो रहा है। तीनों जो विकल्प हो जाएंगे ये जो है अर्थशास्त्र में भूमि से रिलेटेड हो जाएंगे। प्रश्न आते हैं 15 प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो उसका जिला का नाम हो जाएगा पटना। पटना की जो जनसंख्या है सबसे अधिक है। प्रश्न आते हैं 16 प्रश्न करें कि बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो बिहार में कृषि श्रमिकों की वृद्धि का मुख्य कारण जो हो सकता है कृषि का पिछड़ापन हो सकता है। उसके साथ बात करें सहायक उद्योग धंधों का अभाव हो सकता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अधिकतर मात्रा में बेरोजगारी हो सकता है। तो ए और बी ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे सही होगा। ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न आते हैं 17 प्रश्न करें कि मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। ये कथन किसका है? बहुत शानदार प्रश्न है, ये बहुत शानदार जो दिल खुश कर देगा। तो पिगू का कथन है। ये किसका कथन है? तो पिगू का ये कथन है कि मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। ये पिगू का कथन है, जरूर याद कीजिएगा। प्रश्न आते हैं 18 पे। प्रश्न 18 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 प्रश्न कर है कि शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किए हैं। तो शिवाजी की बात किया है। तो प्रश्न यहाँ पे जो 19 का जो विकल्प सी होगा पुरंदर, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि पुरंदर
किलों को हस्तांतरित किया गया, तो पुरंदर के किलों को हस्तांतरित किया गया है शिवाजी के मुगलों के द्वारा। ठीक है, प्रश्न आते हैं 20 नंबर पे। 20 प्रश्न कर रहे हैं कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? क्योंकि चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था, उसको रद्द कर दिया गया था। प्रश्न आते हैं 21 पे। 21 नंबर जो प्रश्न है कि किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। मदन मोहन मालवीय जो थे ये कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस राष्ट्रवादी दल के गठन किए थे। आते हैं प्रश्न 22 पे। 22 नंबर प्रश्न करे कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? तो कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य जो है 1863 ईस्वी में बना था। कब बना था? तो 1863 ईस्वी में। प्रश्न आते हैं 23 पे। 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगा अनुपात कितनी है? तो बात करें शिशु लिंगा अनुपात जो हो जाएगा 938 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 938 होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। प्रश्न देखिए 24। यहाँ पे जो 24 नंबर प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो देखें तो यहाँ पे वैसा तो कोई दायरा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे नन कर लीजिएगा सही। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो ई ऑप्शन होगा या वही होगा, नन होगा। क्लियर। प्रश्न आते हैं 25 पे। 25 नंबर प्रश्न करे कि खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ठीक नहीं है? तो खरीफ, देखिए यहाँ पे जो कथन की बात किया है साथियों, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि खरीफ का जो महीना होता है वह वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काट ली जाती है। बिल्कुल क्या किया है यहाँ पे, इस जो वाक्य लिखा गया है यहाँ पे वह गलत है लिखा गया है। और यहाँ पे पूछा भी गया है प्रश्न में कि कौन सा कथन गलत है, तो ए ऑप्शन गलत हो रहा है। 26 प्रश्नों को देखिए। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? तो उस बंदरगाह का नाम हो जाएगा कांडला। क्या हो जाएगा? उस बंदरगाह का नाम है कांडला। प्रश्न आते हैं 27। 27 प्रश्न है कि जब अति शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है घटित हो सकती है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे तूफान और चक्रवाती तूफान हो जाएगा, और यहाँ पे गहन वर्षा और ओला। यहाँ पे तीसरा और चौथा विकल्प जो है ये सही हो रहा है। कौन कौन सा? तीसरा और चौथा विकल्प जो है दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। 28 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न आ गया। 28 प्रश्न कर रहा है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो था वह मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध था। और इसके आंदोलन के मूल जो प्रेरणा माने जाते हैं उन्हें सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। ओके, आगे प्रश्न पे आते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर प्रश्न है कि ऊंटी क्या है? ऊटी क्या है? तो ऊटी जो हो जाएगा यह दक्षिणी भारत का एक पर्वतीय नगर है। ऊटी क्या है? तो दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है ऊटी। इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रश्न आते हैं 30 नंबर पे। यहाँ पे दोस्तों जो 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और इनको सही उत्तर के साथ सुमेलित करना है। तो संविधान का अनुच्छेद दिया और यहाँ पे अंतर वस्तु दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है सही हो रहा है। अनुच्छेद जो 54 है इसमें भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद जो 164 है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है दोस्तों ये सही हो रहा है। 1 2 3 4 सही हो रहा है। 31 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि विकासशील देश वह है जिसमें वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी क्या हो? ये होना चाहिए, तब उसे हम विकासशील देश के रूप में कह सकते हैं। ओके, प्रश्न आते हैं 32 पे।
32 प्रश्न करें कि भारत में मोनो रेल चलाने वाला पहला शहर कौन सा है। तो मोनो रेल चलाने वाला पहला शहर मुंबई हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 33 प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है। तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ होता है कि बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। प्रश्न आते हैं 34 साथियों, 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक है। तो बिहार में जो है अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो अदृश्य बेरोजगारी जो नहीं दिखाई देती है। प्रश्न आते हैं 35 पे। 35 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा की मांग से क्या अभिप्राय है। तो मुद्रा की मांग से जो अभिप्राय है कि लोगों द्वारा नगद के रूप में मुद्रा को जमा करना, लोगों द्वारा नगद के रूप में मुद्रा को जमा करना, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है दोस्तों सही हो रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 35 ही प्रश्न करेंगे क्योंकि कुछ जरूरी काम है और मेरे पास अभी नेटवर्क भी नहीं है, चला गया है। तो 35 प्रश्न ही आज की क्लास में हम लोग करेंगे, इसको सेट किए हैं 35 ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं ये सारे प्रश्न। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।